नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं वसीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विपक्ष के शोर शराबे के बीच शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलने देने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और जैसे ही कोविड से पीड़ित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक होकर आती हैं, सदन में चर्चा कराई जाएगी। विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण लोकसभा की कार्यवाही को पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित होने के बाद प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर्स बिल्स पर चर्चा नहीं हो सकी। भारी व्यवधान के बीच भी भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस कानून से अंटार्कटिक भारत के अनुसंधान केंद्र और उसकी निगरानी में रहने वाले इलाकों पर भारतीय कानून लागू होंगे। राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए टाल दिया गया। हालांकि हंगामे के बीच भी प्रश्नकाल में अहम मुद्दों पर सरकार ने सदन को जानकारी दी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र, राज्य और किसानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि अग्निपथ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के चलते 2132 ट्रेनें प्रभावित हुई और रेलवे की 259 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। निर्वाचन आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति के प्रमाणन सर्टिफिकेट गृह सचिव अजय भल्ला को सौंप दिया। 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न और दुनिया भर से बधाई देने का तांता लगा हुआ है। दिल्ली स्थित द्रौपदी मुर्मू के आवास पर शुक्रवार को भी जश्न का माहौल रहा। उनको बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित रायरंगपुर के पैतृक आवास पर जश्न का माहौल है। देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिलने के लिए आम और खास सभी वर्ग के लोगों का तांता लगा हुआ है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने द्रौपदी मुर्मू के चयन को देश के लिए सौभाग्य करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक लक्ष्य और उपलब्धि को प्राप्त करने की एक नई यात्रा शुरू हुई। एनडीए को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके निवास पर मुलाकात कर बधाई दी। दिल्ली सरकार आबकारी नीति को लेकर विवादों में घिर गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने यह कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल 17 नवंबर को नई आबकारी नीति लागू की थी। इस नीति के तहत सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। केजरीवाल सरकार ने शराब की सरकारी दुकानें बंद कर नई नीति के तहत टेंडर जारी कर निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी। दिल्ली के कुछ इलाकों में नई नीति के तहत खुली शराब की दुकानों में महिलाएं विरोध कर रही हैं। इस नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। नीति के तहत पूरे शहर में शराब की 849 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, जिनमें से अभी तक 600 के करीब शराब की दुकानें खोली जा चुकी हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज विभाग ने नोटिस दिया था उन कंपनियों को जिनको शराब के लाइसेंस दिए गए थे। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए जो फैसले लिए हैं, उनसे जनता का ही नुकसान हुआ है। सरकार देश में सस्ती और सर्वसुलभ हवाई सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय से स्पाइस जेट की जबलपुर से कोलकाता के लिए ई हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। स्पाइस जेट की दिल्ली खजुराहो उड़ान सेवा सहित 22 अन्य नई घरेलू उड़ानें की भी शुरुआत हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले साल जुलाई तक 555 फ्लाइट उड़ती थी, लेकिन आज 980 फ्लाइट्स के साथ इनकी संख्या में 80% का इजाफा हुआ है। यूपी के सीएम ने भूजल सप्ताह के समापन समारोह में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन के बावजूद भूजल का हो रहा है दोहन। भूजल के संरक्षण पर सीएम ने दिया जोर। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। योगी सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का फैसला लिया गया है।
स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी में भर्ती घोटाले की जांच के तहत ईडी ने पश्चिम बंगाल में 13 स्थानों पर छापेमारी की। जिन ठिकानों की तलाशी ली गई उनमें राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी का कोलकाता स्थित आवास और राज्य के शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी का घर भी शामिल है। ईडी भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रहा है। आरोप है कि एसएससी के माध्यम से भर्ती किए गए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और पूर्व मंत्री परेश अधिकारी समेत दूसरे आरोपियों के यहाँ छापेमारी में मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से 20 करोड़ बरामद किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में एक कार हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सेसा जलप्रपात के पास एक नदी बेसिन के पास हुआ। झरने में कार गिरने की वजह से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार असम के नौगांव शहर के से अरुणाचल प्रदेश के तवांग जा रहे थे। पश्चिम कामेंग जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घना कोहरा हादसे की वजह हो सकता है। झारखंड के जमशेदपुर में एक ही परिवार के 3 लोग मृत पाए गए। पिछले 2 दिनों से किसी ने उन्हें नहीं देखा था। पुलिस के मुताबिक घर का दरवाजा बाहर से बंद था। सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। 12वीं की परीक्षा के नतीजों में एक बार फिर लड़कियां लड़कों से आगे रही। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में पिहोवा के पूर्वांशु गर्ग ने पहला स्थान प्राप्त किया। पूर्वांशु गर्ग ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। महेंद्रगढ़ के गांव सिलारपुर की अंजलि ने 10वीं कक्षा में 500 में 500 अंक प्राप्त किए। अंजलि ने ऐच्छिक विषय में भी 100 में से 100 अंक पाए। 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। कुल उत्तीर्ण छात्रों में 95.21% लड़कियां जबकि 93.80% लड़के पास होने में कामयाब रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर की तानिया सिंह ने 12वीं कक्षा में मारी बाजी। 100% अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। बेहतरीन नतीजे के लिए शिक्षकों का किया शुक्रिया। 100% नंबर लाकर जहां तानिया ने पहला स्थान अर्जित किया, वहीं दीपिका बंसल, भूमिका गुप्ता और राधिका अग्रवाल ने दूसरा नंबर हासिल किया। इन तीनों लड़कियों ने 500 में से 499 नंबर हासिल किए। सीबीएसई 12वीं कक्षा में पूरे देश में 54.54 लड़कियां और 91.25% लड़के पास हुए। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेरे सभी युवा मित्रों को बधाई। इन युवाओं का धैर्य और समर्पण काबिल तारीफ है। देश में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। 6 जुलाई को यूएई से मल्लापुरम लौटे 35 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। बुखार होने पर उन्हें 13 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15 तारीख से उनमें लक्षण दिखने लगे। उनका परिवार निगरानी में है। पीएम मोदी ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। पीएम ने ट्वीट किया कि इस वर्ष जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। पीएम ने कहा कि आज 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है। 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। पीएम ने तिरंगे से जुड़ी समिति और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए तिरंगे से संबंधित कुछ रोचक ऐतिहासिक बिंदु भी साझा किए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल भी करता है। 22 जुलाई 1947 के दिन तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान से देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में उत्साह है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। आईटीबीपी जवानों ने लोगों को इस अभियान के लिए प्रेरित करने हेतु हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटों पर तिरंगा लहराया। आप भी हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई वेबसाइट हरघरतिरंगा.com के माध्यम से वर्चुअली झंडा फहराकर प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। सोनभद्र में आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं पूरे उत्साह और समर्पण के साथ जिले के विभिन्न अंचलों में अपनी पूरी टीम के साथ तिरंगा बना रही है, जिसे लगभग 4 लाख घरों पर फहराना है। इस योजना के तहत करीब 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। केंद्र सरकार ने पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर माल और सेवा कर में छूट दी है। दिनेश गुणावर्धने ने श्रीलंका के पीएम के रूप में पदभार संभाल लिया। गुणावर्धने पूर्ववर्ती सरकार में विदेश, गृह सहित खाद्य आपूर्ति मंत्री और शिक्षा मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। श्रीलंका में सेना सहित सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अब दिखाया है। गुरुवार की रात से राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा घेरा बढ़ना शुरू हो गया था। शुक्रवार की सुबह होते होते प्रदर्शनकारियों के तंबुओं को हटना शुरू कर दिया।
सरकार के कड़े रुख के बावजूद प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी रखने का फैसला। प्रदर्शनकारियों ने कहा, व्यवस्था में बदलाव तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगी जारी। 18 जुलाई से श्रीलंका में आपातकाल लागू है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देश के आधुनिक अस्पतालों से उठ रही है एक ही आवाज, आभार। विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों से आ रही है एक ही आवाज, थैंक यू। भारत में उभर रहे नए उद्यमी बोल रहे हैं एक ही बात, धन्यवाद। विकास से रोशन हो रहे गांवों से आ रही है एक ही आवाज, धन्यवाद। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये धन्यवाद है आपको समय पर अपना आयकर भुगतान करने के लिए, जिससे देश का फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। 31 जुलाई 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें ताकि आपको भी इसके लाभ मिल सकें। वह व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उन्हें 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अपने रिटर्न फाइल करने के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. ISI। मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। आप सोच रहे होंगे कि मेरी रसोई में इतने तरह के तेल क्यों हैं? अलग अलग तेल विभिन्न प्रकार के आवश्यक फैटी एसिड्स प्रदान करते हैं जो हमारी बेहतर सेहत के लिए जरूरी हैं। हमें तेलों का बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इनसे अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं कि मैं खाना पकाने के लिए इन तेलों का प्रयोग कैसे करूंगी। मैं तिल के तेल से पोहा बना रही हूँ और ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सरसों के तेल का प्रयोग दोपहर के खाने में सब्जी बनाने के लिए किया है और दाल के तड़के के लिए घी का प्रयोग किया है। सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, कपास का तेल, राइस ब्रान आदि तेलों का उपयोग भी नियमित रूप से बदल बदल कर किया जा सकता है। तेलों को बदलने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप हर महीने खाना पकाने में इस्तेमाल करने वाला तेल बदल दें। स्वस्थ दिल और शरीर के लिए नियमित रूप से तेल बदलते रहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के यूक्रेन पर हुए हमले के बाद ताइवान को लेकर उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि टोक्यो ने अपने सैन्य खर्च में काफी वृद्धि की है। रिपोर्ट में युद्ध का रूस और जापान के आपसी संबंधों पर गहरा असर पड़ने की जताई गई आशंका। इसमें यूक्रेन पर जीत को लेकर रूस द्वारा भविष्य में परमाणु हमले करने की आशंका का भी जिक्र किया गया है। जापान ने रिपोर्ट में इस युद्ध के मद्देनजर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस ने उनके क्षेत्र के आसपास भी अपनी सैन्य गतिविधियों में इजाफा किया है। जापान ने कहा कि हाल के वर्षों में चीन की तरफ से खतरा काफी बढ़ गया है। चीन ने जापान द्वारा जारी रिपोर्ट का खंडन करते हुए बदनाम करने की कोशिश करने की बात कही। कैपिटल हिल पर हुए भीड़ के हमले की जांच में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई खुलासे हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भड़की कैपिटल हिल हिंसा मामले में जांच समिति ने नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में 7 जनवरी को तत्काल राष्ट्रपति के लिए तैयार किए गए भाषण का अंश है। जांच समिति का दावा है कि ट्रंप ने 6 जनवरी को हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठकर टीवी पर पूरी हिंसा देखी। समिति के मुताबिक ट्रंप ने अपने आक्रामक ट्वीट से आग में घी डालने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के निर्वाह में गंभीर उल्लंघन के तौर पर देखा जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा को लेकर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच इस्तांबुल में लंबी बैठक हुई। इस दौरान
यूक्रेन काला सागर के जरिए अनाज निर्यात को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई। यूक्रेन के खाद्य निर्यात को बहाल करने वाले समझौते के तहत खेप की आवाजाही के दौरान रूस संघर्ष विराम करेगा और तुर्की जहाजों की जांच करेगा। रूस ने 10 दिनों की मरम्मत के बाद अपनी सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप की आपूर्ति को बहाल कर दिया। बाल्टिक सागर से गुजरने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को वार्षिक मरम्मत के लिए 11 जुलाई से बंद कर दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। रूस ने दावा किया कि 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक उसने अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सप्लाई किए गए 4 आधुनिक रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया है। 150 दिनों के लंबे संघर्ष के बावजूद यूक्रेन सैनिक लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। डॉनबास इलाके में यूक्रेन के सैनिक M777 हॉवित्जर तोप के साथ युद्ध में तैनात नजर आए। यूरोप इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहा है। यूरोप में भीषण गर्मी ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी के बीच कई देशों के जंगलों में आग लगी हुई है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में ला बुर्ज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन इस बार जंगल की भीषण आग ने इसको भी नहीं छोड़ा। अब कैंप साइट पर मिलने वाली सुविधाओं की बजाय केवल जली हुई काले पेड़ों की टहनियों की राह देखने को मिल रही है। फ्रांस के जंगलों से 12 जुलाई से लगी आग से लगभग 21,000 हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख हो गई है और लगभग 37,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। स्पेन की सैन्य आपातकालीन इकाई आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे प्रयास करती रही। जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए तेज हवाएं काफी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। स्पेन में इस बार जंगल की आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इसने पिछले साल की तुलना में 7 गुना ज्यादा क्षेत्र जंगल को अपने चपेट में ले लिया। एथेंस के जंगलों में भी भयंकर आग लगी है। हालांकि पेंटली के पहाड़ी क्षेत्र में जंगल की आग को काबू में कर लिया गया है। दमकल कर्मी कई इलाकों की जंगलों में आग लगी आग पर भी काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पोलैंड में भी बढ़ती गर्मी ने लोगों का बहाल बेहाल किया हुआ है। लोग वाटर पार्क और सार्वजनिक समुद्र तटों की ओर निकल पड़े हैं। पर्यटकों के पास जंगल में भीषण आग लगी हुई है। EU जंगल की आग के लिए इस साल को एक कठिन साल रखने की भविष्यवाणी कर रहा है और अग्निशमन विमानों को खरीदने के लिए बातचीत भी कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 16 जुलाई तक 3,46,000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। एरिज़ोना सहित अमेरिका के विभिन्न शहरों को भी झुलसा दिया आग ने। राष्ट्रीय मौसम सेवा और स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर ही रहने का आग्रह किया है। माली में कुछ संदिग्ध इस्लामिक उग्रवादियों ने प्रमुख सैन्य पार्टी अड्डे कॉन्टी कैंप पर गोलीबारी की। हमले वाली जगह से पास से माली के अंतरिम राष्ट्रपति रहते हैं। सेना ने हमले को नाकाम कर दिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिए हैं। नीरज चोपड़ा पहली बार सीनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। नीरज चोपड़ा के बाद एक और जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव ने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जगह बना ली है। रोहित ने 80.42 मीटर थ्रो कर यह कामयाबी हासिल की। भारतीय एथलीट एडोल्फ पॉल ने अमेरिका में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। पॉल ने ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में स्थान बना लिया। ट्रिपल जंप फाइनल में पहुंचने वाले पॉल पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका की नूह लाइल्स का स्वर्णिम प्रदर्शन लगातार जारी है। लाइल्स ने विश्व चैंपियनशिप में अपने 200 मीटर का ताज बरकरार रखते हुए एक बार फिर स्वर्ण पदक जीत लिया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 200 मीटर रेस का स्वर्ण पदक जमैका की शरीका जैक्सन ने जीतने में सफलता पाई। शरीका ने 200 मीटर रेस को 21.4 सेकंड में पूरी करके अब तक का दूसरा सबसे तेज समय निकाला। भारतीय इस्लामी बल्लेबाज लोकेश राहुल कोविड संक्रमित पाए गए हैं। राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा है। T20 सीरीज 29 जुलाई से शुरू होगी। कॉमनवेल्थ खेलों में इस बार महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया। भारतीय टीम के कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि यह सभी खिलाड़ियों के लिए एक नया अनुभव होगा। गांधीनगर में आज 36वें राष्ट्रीय खेलों का लोगों का नामकरण किया गया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात कर रहा है। इसमें 36 खेल होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में फिट इंडिया क्विज के राज्य चरण के 72 विजेताओं को सम्मानित किया। सम्मानित छात्र अब फाइनल राउंड में अपनी चुनौती सामने रखेंगे। जर्मनी की टीम महिला यूरोपियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रिया की टीम को 2-0 से हराया। लिवरपूल ने आरबी लाइप्ज़िग को 5-0 से हरा दिया। लिवरपूल की इस जीत से टीम की नई साइनिंग डार्विन नूनेज ने अहम भूमिका निभाई और 4 गोल किए। सेनेगल के सादियो माने को अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। सेनेगल ने इस साल अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मिस्र को हराकर खिताब अपने नाम किया था। बायर्न म्यूनिख ने अपनी नई साइनिंग डच डिफेंडर मैथिस डिलिट को सबके सामने पेश किया। बायर्न ने डिलिट के साथ 2027 तक करार किया है।
1966 विश्व कप में पश्चिम जर्मनी की कप्तानी करने वाले ओवे जिला का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पश्चिम जर्मनी को फाइनल में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त मिली थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान किया। साल 2020 के लिए ये पुरस्कार 5 श्रेणियों में प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बीच भी देश में बेहतर फिल्मों का निर्माण हुआ। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सुराराई पोट्रू को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या को फिल्म सुराराई पोट्रू के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को तमिल फिल्म सुराराई पोट्रू के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म का पुरस्कार ब्रिज को, सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार अविजात्रिक को मिला। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार डोल्लू को, सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार गोश्त एका पैठानीची को मिला। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार दादा लक्ष्मी को, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार कलर फोटो को मिला। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सिनेमा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार ईश्वर देसाई की पुस्तक द लॉन्गेस्ट किस को दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार डांगी फिल्म टेस्टिमनी ऑफ एना को दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली शाह और रसिका दुग्गल स्टारर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कलर्स टीवी पर अपना शो कुबेरन्स हाउस लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दी इजाजत।